Hello student. So we are discussing about the economics chapter 1 development, and in previous lecture we have learned about what development promises कि एक developments की क्या क्या goals होती हैं और development किस तरह अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखती हैं, and we have learned also about the income and other goals. So let me discuss about next topic in this chapter, that is the national development. So firstly let me try to understand what is the meaning of national development. National development refers to ability of a nation to improve standard of living of its citizens. एक नेशन में, एक कंट्री में रहने वाले सिटीजन्स के लाइफ के स्टैंडर्ड में इम्प्रूवमेंट करना है आपका एक नेशनल डेवलपमेंट कहलाता है. तो यह स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस तरह से चेंज हो सकती है, जैसे कि हर एक सिटीजन्स के पास अच्छी इनकम ऑफ सोर्स हो, उनके पास हेल्थ फैसिलिटी अच्छी हो, एजुकेशन फैसिलिटीज अवेलेबल हो, then we can say that the standard of living is improved. So there are some basic or some factors on which we can calculate the standard of living. First is per capita income. पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि एक स्टेट या एक नेशन या कंट्री में रहने वाले लोगों के द्वारा, हर प्रत्येक व्यक्ति द्वारा एवरेज बेस पर कितना उनको इनकम होती है, तो यह हमारा होता है पर कैपिटा इनकम. तो पर कैपिटा इनकम ओवरऑल जितना इनकम सिटीजन्स के द्वारा हुआ होता है, मीन्स ओवरऑल कितना हुआ, और उसे हम पॉपुलेशन से अगर हम डिवाइड करते हैं तब हमको पर कैपिटा इनकम मिलती है. नेक्स्ट जीडीपी, और यू कैन से दैट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है ओवरऑल कंट्री में सिटीजन्स के द्वारा जो कुछ भी इनकम ऑफ सोर्स के द्वारा उनको मिली हुई हो, जो कुछ भी उनके द्वारा प्रोड्यूस किया गया हो इन टर्म ऑफ मनी, दैट इज़ कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. कि लोग जिस तरह से कामों को करते हैं, जैसे हमने रोड बनवा दी अच्छी खासी, अब उससे कितने लोगों को अच्छी इनकम हुई है, कितने लोगों से उससे बेनिफिट लिया, तो ये सारी चीज़ें हमारे जीडीपी में कैलकुलेट की जाती हैं. कृषि में हुए कार्यों से कितनी ज़्यादा इनकम होती है, तो ये भी हमारी जीडीपी का एक हिस्सा होती है. इंडस्ट्री जो हमारी डेवलप की गई हैं, जो हमारी लगाई गई हैं, उनसे कितनी ज़्यादा इनकम हो रही है, तो यह भी हमारी जीडीपी का एक पार्ट माना जाता है. तो पर कैपिटा इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये किसी भी नेशनल डेवलपमेंट्स को दिखाने में हेल्प करती हैं. इसके अलावा लिटरेसी रेट का मतलब होता है कि एक कंट्री में रहने वाले 100% लोगों में कितने लोग लिटरेट हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेट हैं, दैट इज़ नोन एज द लिटरेसी रेट. अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़, कि हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ भी हमारी इसमें इंक्लूड की गई हैं. और अगर हम करंट की बात करें, प्रेजेंट टाइमिंग में, अगर हम नेशनल डेवलपमेंट्स में या डेवलपमेंट्स के फैक्टर्स के रूप में देखते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स मिलेंगे जिससे हम नेशनल डेवलपमेंट्स या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हम रख सकते हैं. जैसे एक तो आपका इनकम, जीडीपी, लिटरेसी रेट, अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ, एंड आफ्टर दैट इंटरनेट फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़,
Also, these are included in the standard of living citizens. So, these citizens considered as the major ways for the improvement. कि इन एरिया में जितना इम्प्रूवमेंट होता है, जितना अच्छे से लोगों को ये सुविधाएं मिलती हैं, हर एक छोटे से लेकर छोटे, बड़े से बड़े लोगों तक जब ये सुविधाएं बहुत अच्छे तरीके से एक समान रूप से मिलती हैं, तो वह हमारा एक बेहतर डेवलपमेंट की तरफ बढ़ती हैं. So let me try to understand next topic, how to compare different countries or state. अगर हमें किसी दो कंट्रीज़ या दो स्टेट्स को कंपेयर करना हो तो हम किन किन चीज़ों पे ज़्यादातर फोकस करते हैं. सो वी कैन कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम. कि पर कैपिटा इनकम के द्वारा हम उनमें डिफरेंस कर सकते हैं. तो पर कैपिटा इनकम ऑलरेडी आई टोल्ड यू, किसी भी कंट्री में हर एक सिटीजन के द्वारा इनकम कितनी ज़्यादा कमाई जा रही है एक एवरेज बेस पे हर एक सिटीजन के द्वारा. सो दैट इज़ कॉल्ड एज द पर कैपिटा इनकम. सो पहली चीज़ तो हम इससे देख सकते हैं, अगर हमें दो कंट्रीज़ के बारे में अगर करना हो, तो जैसे अगर हमें कंपेयर करना है इंडिया और अमेरिका, तो अगर हम इसमें देखें तो पर कैपिटा इनकम के मामले में अमेरिका हमसे कहीं ज़्यादा आगे है और वहीं इंडिया हमारी पर कैपिटा इनकम के मामले में कम है. सो इस तरह से तो पर कैपिटा इनकम हमारा एक मेजर फैक्टर होता है दो स्टेट या दो कंट्रीज़ को कंपेयर करने में. इसके अलावा दो स्टेट को भी हम कंपेयर कर सकते हैं, जैसे हमें करना हो केरला एंड राजस्थान का, तो उसमें भी हम देख सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम में हमको काफ़ी डिफरेंस मिल सकता है. नेक्स्ट फैक्टर इज़ दैट वी कैन नॉट टेक द नेशनल इनकम to compare different countries because इस countries had different population rate. कि हमारी नेशनल इनकम या जीडीपी ये एक ऐसा फैक्टर है जिसे हम कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. और इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हर एक कंट्री, हर एक स्टेट्स का पॉपुलेशन अलग अलग होती है, अलग अलग उनकी एबिलिटी होती है, अलग अलग कैपेबिलिटी पाई जाती है. सो नेशनल इनकम को हम वहाँ पर नहीं ले सकते हैं या जीडीपी में भी हम उसको एज ए कंपेयर के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट थिंग, द पर कैपिटा इनकम इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ टोटल पार्टिकुलर कंट्री. सो ऑलरेडी आई टोल्ड यू, मैंने शुरू में आपको डिफाइन किया कि पर कैपिटा इनकम अगर हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि उस कंट्री में लोगों के द्वारा कितना ज़्यादा इनकम हुई है, एक साल के अंतर्गत कितना ज़्यादा उन्होंने इनकम की हुई है और वहाँ का टोटल पॉपुलेशन कितना है. फिर हम टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं और जो हमारा रिजल्ट आता है वह हमारे लिए पर कैपिटा इनकम कहलाता है. और इसी के बेसिस पे डिफरेंट कंट्रीज़, डिफरेंट स्टेट्स को हम कंपेयर कर सकते हैं. A country with higher per capita income is more developed than others with less per capita income. तो यहाँ पर एक रिज़ल्ट सामने आता है कि आगे जब कंपेयर करते हैं तो किसी कंट्री में पर कैपिटा इनकम बहुत अधिक हो सकती है, किसी में बहुत ही कम हो सकती है. तो हम कंपेयर कैसे करें कि पर कैपिटा इनकम अगर अधिक हो तब वो अच्छी होगी या कम होगी तब अच्छी होगी. तो किसी भी कंट्री में अगर पर कैपिटा इनकम हायर है तो वहाँ पे हम मानेंगे कि वह कंट्री, वह रीजन बहुत ही
डेवलप्ड है। हमारे पास अगर इनकम हमारे पास अधिक होगी तो निश्चित है कि हम अपने वे ऑफ सोर्सेज हमारे अच्छे होंगे, लाइफ स्टैंडर्ड की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं हम बहुत आसानी के साथ कंप्लीट कर सकते हैं, अपने डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज़ ले सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इनकम कम हो रही है, हमारे पास उतना ज़रूरत की चीज़ें नहीं, हम इनकम नहीं ले पा रहे हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हम कर पा रहे हैं अपनी, तो ऐसी कंडीशन में कंट्रीज़ हमारी सही प्रकार से डेवलप नहीं कर पाती हैं। So we can see that the per capita income is a major factor on which we can make a proper difference between countries and states. इसके अलावा भी हम बहुत सारी ऐसी फैक्टर्स हैं जिन पे हम डिफरेंस कर सकते हैं, जैसे लिटरेसी रेट को भी हम ले सकते हैं। लिटरेसी रेट के अलावा हम वहाँ पर चेक कर सकते हैं कि लोगों की हेल्थ सुविधाएं किस प्रकार की हैं, वहाँ पर हेल्थ को किस तरह से लेकर लोगों का एटीट्यूड्स हैं, लोग कितने ज़्यादा जागरूक हैं। तो ये सारे फैक्टर्स भी वहाँ पर कंट्रीज़ को डेवलप करने में या उनको एक डिफरेंस देने में मेजर पार्ट्स निभाते हैं या मेजर रोल निभाते हैं। नेक्स्ट थिंग्स, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। For achieving development's goal of people not only want other better income, they also want non-materials like freedom, security and respect of others. तो हमने इससे पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे इनकम एंड अदर गोल्स में कि जब डेवलपमेंट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे किसी सिंगल इनकम को लेकर हम नहीं चल पाएंगे। सो इट्स रिक्वायर्ड द अदर क्राइटेरियाज बाय द पीपल्स। So, except the income goal, people also want non-materials like things like freedom, security and respect of others. कि लोगों की रिक्वायरमेंट्स होती है कि लोगों को एक अच्छी फ्रीडम मिले, सिक्योरिटीज़ भी अच्छी हों और रिस्पेक्ट्स भी मिलती रहे। For development of a nation, एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम इज नीडेड। कि डेवलपमेंट्स के लिए नेशन एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। इफ़ पर कैपिटा इनकम वर टू बी यूज्ड एज द मेजर्स ऑफ डेवलपमेंट्स, then we find that Haryana will be considered as the most developed and Bihar the least developed state of. However, this is not true if we look at the other criteria. अगर हम पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो अगर हम कंपेयर करना चाहें तो हरियाणा हमारा बहुत ही आगे चलता है पर कैपिटा इनकम के मामले में, बिहार पर कैपिटा इनकम के मामले में कम है। इस तरह से अदर स्टेट्स को भी हम देख सकते हैं जिनके अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके की उनके पर कैपिटा इनकम है। लेकिन अदर फैक्टर्स, अदर क्राइटेरिया को अगर हम इंक्लूड करते हैं तो यहाँ पर हरियाणा और बिहार के बीच में एक डिफरेंट लोकेशन हमको मिल सकती है। जैसे हम कौन कौन सी अदर चीज़ें हम ले सकते हैं तो हम मुझ पर डिस्कस कर ले रहे हैं। तो इनमें हमारा सबसे ज़्यादा आता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेशियो। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेशियो इसे हम कह सकते हैं कि शिशु मृत्यु दर। अब ये है क्या इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेशियो या शिशु मृत्यु दर? इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन who died before the age of 1 year as a proportion of 1000 live children born in that particular year. So try to understand कि एक साल में 1000 बच्चों ने जन्म लिया तो उन 1000 बच्चों में से कितने बच्चों की डेथ हुई, कितने बच्चे जीवित रह गए। ये मीन्स हमने एक एवरेज लिया, हमने कैलकुलेट किया कि 1000 बच्चों पे हमने ऑब्जर्वेशन किया और उसमें हमने पाया कि 20 चिल्ड्रेन एक साल की एज पूरा करने से पहले उनकी डेथ हो गई हो
अब बाकी आपके 980 आपके ज़िंदा हैं। तो यहाँ पर हमारी इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेशियो कैलकुलेट की जाएगी 20/1000, क्योंकि वहाँ पर 20 चिल्ड्रेन या 20 बच्चे वहाँ पे मर जा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बता रही है कि द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु डाइड बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेशियो या IMR उस मरे हुए बच्चों की संख्या को इंडिकेट करता है जो 1 साल पूरा होने से पहले ही उनकी डेथ हो गई हो, एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रेन, की 1000 बच्चों के जीवित बच्चों के पीछे। कि यहाँ पे हम ऐसे ही देख सकते हैं कि जिस सपोज हमने लिया कैलकुलेशन किया 2017-18, अब इस 2017-18 में हमने 1000 बच्चों को ऑब्जर्व किया और उसमें हमने पाया कि उसमें 40 चिल्ड्रेन की डेथ हो गई। तो यहाँ पर हमारे 40 बच्चे अगर ज़िंदा हैं तो उन 1000 में से 40 बच्चे मर चुके हैं। तो यहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी 40/1000 हमारी कैलकुलेट की जाएगी। नेक्स्ट इज लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड एबव एज ग्रुप, कि 7 और इससे अधिक एज ग्रुप में कितने लोग लिटरेट हैं, कितने लोग एजुकेट हैं, तो उनकी रेशियो को हम लिटरेसी रेट कहेंगे। नेक्स्ट इज दैट नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो, it is the total number of children of age group 14 and 15 years who attending school as a percentage of total number of children in the same age group. So net attendance ratio को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमें 14 to 15 ईयर के एज ग्रुप के बच्चों को हमको देखना होगा कि कितने हमारे कंट्री में, कितने उस स्टेट में 14 to 15 ईयर्स के बच्चे अवेलेबल हैं। आफ्टर दैट हम ये चेक करेंगे कि इस ग्रुप के बच्चे में कितने बच्चे स्कूल अटेंड करने जाते हैं, और फिर हम उसका एक परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। दैट इज परसेंटेज नोन एज द नेट अटेंडेंस रेशियो। Next things, let me try to understand 2 more topics: public facilities and sustainability of development. So let me try to understand these 2 things. Public facilities which are provided by the government considered as public facilities like schools, hospital, community hall, transport, electricity and so many things are there. कि ऐसी फैसिलिटीज, ऐसी सुविधाएं जो ग्रुप वाइज हर एक पर्सन्स के लिए अवेलेबल कराई जाती हो, हर एक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती हो। सो एजुकेशन फैसिलिटीज़, अब ऐसा नहीं है कि एजुकेशन फैसिलिटी किसी एक पार्टिकुलर लोगों या एक पार्टिकुलर वर्ग के लिए ही बनाई गई हो, बल्कि आपकी एजुकेशन फैसिलिटी हर एक सोसाइटी में रहने वाले ग्रुप पर्सन्स के लिए अवेलेबल की गई है। एजुकेशन फैसिलिटीज़ हमारी हो गई, फिर इसके अलावा हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, इट इज़ आल्सो अवेलेबल फॉर द एवरीवन। कम्युनिटी हॉल्स, बहुत सारे आपके प्लेग्राउंड्स बनते हैं, बहुत सारे एक ग्रुप बेस पे, इनमें से कम्युनिटी बेस पे गार्डन अवेलेबल करा देना, पॉन्ड्स बनवा देना, तो ये सारी चीज़ें हमारी कम्युनिटी हॉल्स के अंतर्गत देखने को मिलेंगी। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी पब्लिक फैसिलिटीज़ के रूप में की जाती हैं। तो यार इंडिया की सेंस में इसको यहाँ पर एक किया गया है, और आपकी बुक्स में आपको एक टेबल भी मिलेगा जिसमें बहुत सारी चीज़ों को लेकर के वहाँ पे कंपेयर किया गया है। तो हम लोग को शॉर्ट समरी बेस में देख लेते हैं। पंजाब हैज़ मोर इनकम
than the average person in Kerala. अब यहाँ पे कंपेयर किया गया है कि आपका पंजाब इनकम के मामले में, इट मीन्स एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम के मामले में केरला से आगे है, बट केरला हैज़ अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो बिकॉज ऑफ बेटर पब्लिक systems like public distribution system which provided health and distributional status of the state. कि वहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हम आपकी बुक में चार्ट आप ऑब्जर्व करेंगे, उसमें आपको मिलेगा कि उसमें आपको ये ऑब्जर्वेशन मिलेगी कि पंजाब को अगर हम नेशनल इनकम या हम पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम के माध्यम से देखते हैं तो पंजाब हमारा केरल से कहीं बेहतर है। लेकिन IMR के अकॉर्डिंग देखें, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो केरला हमारी उससे कहीं बेहतर कंडीशन में है। और यहाँ पर सबसे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं कि यहाँ की पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या PDS, जिसके माध्यम से हेल्थ सर्विसेज लोगों को बहुत अच्छे से प्रोवाइड की जा रही हैं, न्यूट्रिशन लोगों तो बहुत अच्छे से प्रोवाइड की जाती हैं। तो इस मामले में हम देखें तो हमारी वो चीज़ें बहुत बेहतर है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो एजुकेशन फैसिलिटीज़ के मामले में भी केरला हमारी कहीं आगे है और इंडिया का सबसे मोस्ट लिटरेट स्टेट भी केरला ही है। तो यहाँ पर इसका सबसे मेजर फैक्टर है यहाँ की पब्लिक फैसिलिटीज़ या पब्लिक सिस्टम्स, यहाँ के सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स मानी जाती हैं। We need public facilities because we are not able to purchase all things by money. We cannot able to buy a pollution-free environment with the help of money. अब हमें पब्लिक फैसिलिटीज़ की ज़रूरत क्यों है कि अगर हम हमारे माइंड में आ सकते हैं हम अपनी चीज़ों को तो हम खुद ले सकते हैं, हमें हेल्थ चाहिए तो हमारे पास अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, लेकिन हेल्थ ऑप्शन हमको तभी अच्छे मिल पाएंगे जब उनको गवर्नमेंट के द्वारा या एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा उनको बेहतर बनाया गया हो, उनको लोगों तक सही मायने में उनको पहुंचाने की कोशिश की गई हो, तब जाकर के हम वहाँ पर उस चीज़ को हम अवेलेबल करा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जहाँ पर हम उन फैसिलिटीज़ को विद मनी के द्वारा हम उसको अवेलेबल नहीं करा सकते, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं हो सकते हैं। जैसे इन्वायरमेंटल चीज़ें, हमारे जितने नेचुरल रिसोर्स हैं उनमें अगर पॉल्यूशन आ रही हैं, वो हमारी डिक्रीमेंट हो रही हैं, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर हम मनी के द्वारा या हम अपने खुद के एक पार्टिकुलर पर्सन के एफर्ट के द्वारा हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमें पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट चाहिए तो निश्चित ही हमें एक पब्लिक फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होगी ही। सो पब्लिक फैसिलिटीज़ भी हमारे डेवलपमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज द सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट्स। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट्स का मतलब होता है कि आपकी सोसाइटी में जो सबसे नीचे है, जो सबसे लो इनकम वाला है, जो सबसे लो ग्रुपिंग में है, उन सभी तक डेवलपमेंट्स को पहुंचाया जाए। इनमें डेवलपमेंट्स का मतलब ये, डेवलपमेंट्स को अगर हम देखें, अगर हम इसको जनरल वे में लेकर चलते हैं तो डेवलपमेंट्स होता क्या है कि जो बहुत रिच है तो वो रिचर हो जाते हैं, जो पुअर है वो पुअरर होने लगते हैं। तो उसके बाद ये आपका कॉन्सेप्ट आया सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट्स की, कि आपका जो रिच और पुअर के बीच की जो एक गैपिंग है उनको कम किया जा सके। तो यहाँ पर सोसाइटी में जो सबसे हाशिए पर है, सबसे जो लास्ट पॉइंट पे आ रहा है, वो भी हमारे डेवलपमेंट्स का एक हिस्सा बन सके, हमारे डेवलपमेंट्स का पार्ट्स बन सके। दैट इज़ द सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट्स, या हम इसको कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तब हम देख सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन
with at the same time sustaining the ability of natural system। कि एक तो हमने देखा कि सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है कि आपकी सबसे लास्ट पॉइंट की व्यक्ति तक आपको डेवलपमेंट का हिस्सा बनाना। इसके अलावा हमारा जो नेचुरल सिस्टम है वो भी हमारा डिस्टर्ब ना हो, यानी हम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बढ़ा रहे हैं लेकिन उससे हमारा एयर पॉल्यूशन कम हो या एयर पॉल्यूशन ना हो, तब हम कहेंगे कि वो हमारा एक बेहतर डेवलपमेंट्स है। अगर हमने उस चीज़ को लेकर चल रहे हैं, हमने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत अच्छी कर ली लेकिन हमारा एयर पॉल्यूशन उसी रेशियो में आगे बढ़ रहा हो, तो वह हमारे लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा। इट इज़ हेल्पफुल टू फुलफिल द नीड ऑफ द ह्यूमन बीइंग विदाउट हार्मिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। कि ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी हमारे नेचुरल सिस्टम, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज उनके लिए भी अवेलेबल रह सकें। और ये तभी संभव है जब हम हर चीज़ों को धीरे धीरे एक पर्टिकुलर मैनर में लेकर चलते हों। For sustainable developments, we have to use non-renewable resources like carbon-based, originally designed fuel for the quantity how much we need it। कि यहाँ पर हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हम यूज़ कर रहे हैं तो इनकी मात्रा को, यानी हमारे जो ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे कुछ समय बाद फिनिश हो सकते हैं, हमारे जितने फ्यूल्स हैं, हमारे कार्बन बेस्ड जो फ्यूल्स हैं, इनको अगर हम जिस तरह से यूज़ करें बार एक लंबे बिना किसी प्लानिंग के यूज़ कर रहे हैं तो निश्चित ही वो क्या होंगे, एक लंबे समय बाद वो ख़त्म हो जाएंगे कुछ समय बाद, तो ये हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए वो अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। तो ऐसी चीज़ों की जो क्वांटिटी है जिनकी कम है उनको हम बहुत ही एक गुड प्लानिंग के थ्रू यूज़ कर सकें। इसके अलावा जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी बहुत सारे ऐसे हैं जो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, वो ख़त्म होते जा रहे हैं। जैसे हमारा ग्राउंड वाटर, तो ग्राउंड वाटर को अगर हम जिस तरह से यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह से हम उसको बहुत ज़्यादा उसका शोषण कर रहे हैं, तो निश्चित ही आगे चल कर के इनकी जो क्वालिटी है, इनकी जो क्वांटिटी है, उस पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। तो इस तरह से आपके रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जितने भी हैं उनको एक वेल प्लानिंग के थ्रू ही इनको यूज़ करना चाहिए और इनके लिए एक नए ऑप्शंस को सेलेक्ट करने की ज़रूरत है। सो इट इज़ द इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट completed, so you must revise on. Thanks.